फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर उत्तम, मेरे यूट्यूब चैनल उत्तीर्ण में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कार्डियक साइकिल। इस टर्म से ही समझ में आ रहा है कि हम लोग एक साइकिल के विषय में पढ़ेंगे जो हार्ट से रिलेटेड होगा। मीन्स हार्ट में जो भी फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं हार्ट के द्वारा, वह एक साइक्लिक वे में कंप्लीट होते हैं। इसीलिए उस इवेंट्स को हम लोग कार्डियक साइकिल कहेंगे। साइकिल मीन्स होता है चक्र। जिस तरह से हम लोग अगर एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, आज हम पटना से चल के कलकत्ता जाएंगे, कलकत्ता से हम लोग फिर उड़ीसा जाएंगे, उड़ीसा से होते हुए दिल्ली, और दिल्ली से होते हुए फिर से हम लोग पटना आ गए। फिर एक और स्टार्ट करते हैं, तो पटना से हम लोग कलकत्ता गए, कलकत्ता से उड़ीसा गए, उड़ीसा से फिर दिल्ली गए, और दिल्ली से फिर पटना आ गए। तो यह जो हमारा पाथ बन रहा है, यह साइक्लिक पाथ है। इसी तरह से हम लोगों के हार्ट का भी फंक्शन जो इवेंट्स होता है, वह एक साइकिल के रूप में कंप्लीट होता है। इसी को हम लोग कार्डियक साइकिल कहेंगे। मीन्स द फंक्शन ऑफ हार्ट मीन्स इवेंट्स ऑफ द फंक्शन ऑफ द हार्ट कंप्लीटेड इन ए साइक्लिक पाथवे दैट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। वह कैसे इवेंट परफॉर्म होता है, तो अब हम देखते हैं कि हार्ट में 4 चेंबर है। राइट ऑरिकल, एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें जो एट्रियम है, इस एट्रियम में, राइट एट्रियम में एक नोड होता है जिसे हम लोग SA नोड कहे थे, साइनोएट्रियल नोड कहे थे। इस SA नोड पर कुछ इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होते हैं। वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो हैं कुछ बंडल्स की सहायता से, बैचमैन बंडल की सहायता से लेफ्ट एट्रियम में, और कोरोनरी साइनस की सहायता से या राइट एट्रियम के मायोकार्डियम वॉल में जो मसल्स होते हैं, उन मसल सेल्स को पहुंचाए जाते हैं। वहां से वह जो कार्डियक मसल्स के जो सेल्स होते हैं वो कंट्रैक्शन करते हैं। उस कंट्रैक्शन की सहायता से जो राइट एट्रियम में ब्लड होता है, वह ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड होता है वह लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। तो उसके बाद फिर राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड होता है, इसमें जब कंट्रैक्शन होता है तो वह जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है वह जाता है एओर्टा में। ये हुआ आपका पंप आउट ऑफ द ब्लड फ्रॉम द एट्रियम टू द वेंट्रिकल। ये कैसे कैसे होता है, इसमें हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कार्डियक साइकिल किसे कहेंगे। तो कार्डियक साइकिल के दौरान मीन्स कार्डियक साइकिल स्टार्ट कहां से होता है, तो कार्डियक साइकिल बिगिंस फ्रॉम द सिस्टोल ऑफ द एट्रियम। एट्रियम के सिस्टोल से यह शुरू होता है और लास्ट कहां करता है, एट द एंड ऑफ डायस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल। फिर से सुनिए, कार्डियक साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम द कंट्रैक्शन ऑफ द एट्रियम एंड एंड्स एट द एंडिंग ऑफ द डायस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल। ये जो है, इस साइकिल को हम लोग कहेंगे कार्डियक साइकिल। कैसे होता है अब हम ये देखेंगे। तो राइट एट्रियम, अब आते हैं हम लोग, ये राइट कार्डियक साइकिल जो होता है वह परफॉर्म कैसे होता है। इतने इवेंट्स एक साथ जो है वो होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं, कैसे इतने इवेंट्स एक साथ परफॉर्म किए जाते हैं हार्ट के द्वारा। तो इसको हम लोग देखते हैं एक फिगर के सहायता से। यह है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। एक कंडीशन, एक स्टेज हार्ट में ऐसा होता है जब ये चारों चेंबर्स जो होते हैं वह डायस्टोल की स्थिति में होते हैं, मीन्स रिलैक्स की स्थिति में होते हैं। एकदम कोई हलचल इसमें सपोज नहीं होता है। एक स्टेज ऐसा होता है जब ये चारों चेंबर्स जो होते हैं वो रिलैक्स के अवस्था में हैं। उस समय राइट एट्रियम में, इसको हम लोग थोड़ा बाहर लिख कर देखेंगे। राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस के द्वारा ब्लड जो है, इम्प्योर ब्लड हमारे राइट एट्रियम में प्रवेश करता है। राइट एट्रियम, यहां पर जब ब्लड फिल हुआ तो इस समय यह जो होता है पूरा राइट एट्रियम ब्लड की सहायता से भर जाता है। और राइट ब्लड इसमें मूव कैसे करता है, तो ड्यूरिंग द डायस्टोल की कंडीशन में जब हार्ट रिलैक्स की अवस्था में होता है, तो उस समय हार्ट का यानी राइट एट्रियम का जो ब्लड प्रेशर होता है, जो प्रेशर होता है उसके अंदर, वह जो होता है सुपीरियर वेना कावा
के ल्यूमेन के प्रेशर से, इंफीरियर वेना कवा के ल्यूमेन के प्रेशर से और कोरोनरी साइनस के ल्यूमेन के प्रेशर से कम होता है, तो ब्लड का मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। समझिए, लेक्चर समझ जाइएगा, एकदम अच्छी तरह से याद हो जाएगा। इसमें फिगर में कुछ नहीं है और इस साइकिल में कुछ नहीं है। तो ब्लड का फ्लो जो होता है फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, तो जिस समय हार्ट का राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स के अवस्था में होते हैं, जिस समय सुपीरियर वेना कवा से डीऑक्सीनेटेड ब्लड, इंफीरियर वेना कवा से डीऑक्सीनेटेड ब्लड और कोरोनरी साइनस से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, इस अवस्था में यहाँ कोरोनरी साइनस, सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा में जो प्रेशर होता है वह राइट एट्रियम के चेंबर के प्रेशर से अधिक होता है। तो अब इस कंडीशन में इस प्रेशर के अधिक होने के कारण ब्लड जो होता है वह राइट एट्रियम में इंटर करता है। अभी बताए थे कि ब्लड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन की तरफ मूव करेगा। तो ये जो हुआ हाई प्रेशर जोन हो गया और ये हाई प्रेशर जोन, और चूंकि यह रिलैक्स कंडीशन में है एट्रियम, तो यहाँ जो है प्रेशर जो होता है लो प्रेशर जोन है ये। तो इस तरह से ब्लड जो है सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा और कोरोनरी साइनस के सहायता से राइट एट्रियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड पहुंच गया। इन द सेम वे, उस तरह से लेफ्ट एट्रियम में जब यह रिलैक्स की कंडीशन में होता है तो उस समय ब्लड जो होता है इसमें पल्मोनरी वेन के द्वारा 4 pulmonary veins opens into the left atrium। लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड जो है वह इंटर करता है। यहाँ भी बस वही फार्मूला है कि ब्लड जो है हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ मूव करता है। पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वह उस पल्मोनरी वेन के ल्यूमेन में प्रेशर जो होता है हाई होता है। चूंकि लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स की कंडीशन में है, डायस्टोल के कंडीशन में है, उस समय इस लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर जो होता है वह लो है, यानी यह लो प्रेशर जोन है। तो ब्लड जो है वह हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ मूव करेगा। तो ब्लड जो है पल्मोनरी वेन से निकल करके लेफ्ट एट्रियम में आ गया। इस तरह से ब्लड जो है वह फिल हो गया किसमें? एट्रियम में। राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम में ब्लड फिल हो गया, मीन्स फ्रॉम द लोअर प्रेशर जोन, हायर प्रेशर जोन टू लोअर प्रेशर जोन की तरफ जो है ब्लड मूव कर गया। उसकी सहायता से यह जो है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में आकर के फिल हो गया। उस समय जब हार्ट रिलैक्स की कंडीशन में होता है, मीन्स डायस्टोल की कंडीशन में होता है, तो राइट एट्रियम खुलता है, जो पहले बता चुके हैं ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट एट्रियम खुलता है बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो यह जो है ट्राइकस्पिड वाल्व, यह जो हुआ ट्राइकस्पिड वाल्व, यह हो गया बाइकस्पिड वाल्व। ये इस वाल्व की सहायता से एट्रियम जो है वह वेंट्रिकल में खुलता है। तो जिस समय हार्ट रिलैक्स अवस्था में होता है उस समय यह ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व वह ओपन होता है, जिससे कि इसमें से जो ब्लड है वह इसमें भी, मीन्स राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी इंटर करते रहता है थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल्व एंड थ्रू द बाइकस्पिड वाल्व। फिर सुनिए ध्यान से, इन द रिलैक्स कंडीशन ऑफ द हार्ट, उस समय राइट एट्रियम में प्रेशर जो होता है वह लो होता है, और जो वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स जो इसमें खुलते हैं, उसका प्रेशर जो होता है हाई होता है, इसलिए यहाँ से ब्लड मूव कर करके राइट एट्रियम में आ गया। उसी तरह से लेफ्ट एट्रियम में 4 pulmonary वेन खुलते हैं, उसमें उसके लुमेन में प्रेशर हाई होता है और लेफ्ट एट्रियम के चेंबर में प्रेशर लो होता है, जिससे उसका ब्लड आकर के लेफ्ट एट्रियम में आ गया। रिलैक्स के कंडीशन में यह जो है ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व दोनों ओपन होते हैं, उसमें से ब्लड जो होता है वह नीचे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में इसके सहायता से नीचे आ जाता है। तो इससे लगभग 70% 70 to 80% of the blood, 70 to 80% of the blood of each right atrium and left atrium enters into the right ventricle and left ventricle through the tricuspid valve and bicuspid valve।
इसकी सहायता से लगभग 70 to 80% ब्लड इसमें आ जाता है। इसके लिए किसी एक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, वह डायरेक्ट, चूंकि यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व खुला रहता है, बाइकस्पिड वाल्व ओपन रहता है और उसके सहायता से 70 to 80% ब्लड जो होता है इसमें आ जाता है। उसके बाद जब एसए नोड पर कार्डियक इंपल्स जनरेट होता है, वह इंपल्स, चूंकि अब इसको हमको भेजना है सिस्टम में, इसको भेजना है हम लोग को कंडक्टिंग सिस्टम, जहां पर कि यह जाएगा पल्मोनरी वेन आर्टरी के द्वारा लंग्स में और यहां से जाएगा एओर्टा में। तो ये जो ब्लड प्रेशर होता है वह ब्लड प्रेशर इतना नहीं होता है इसमें प्रेशर इस ब्लड के फ्लो में, ताकि वह जो है सेलुलर वाल्व को ओपन कर करके डायरेक्टली जो है वह स्ट्रीम में पहुंच जाए, क्योंकि ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व हार्ट के लेस कंडीशन में ओपन रहते हैं, लेकिन सेमिनुलर वाल्व जो होता है वह क्लोज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रिलैक्स कंडीशन ऑफ द हार्ट ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व दोनों जो होते हैं ओपन होते हैं, लेकिन सेमिनुलर वाल्व जो होता है वह बंद होता है, जिससे कि हार्ट में जो ब्लड आया है वह ब्लड जिससे 70 to 80% जो ब्लड आ गया वेंट्रिकल में, वह डायरेक्ट फिर पल्मोनरी आर्टरी में इंटर नहीं कर सकता है और यहाँ आपका एओर्टा में इंटर नहीं कर सकता है। यह है आपका एओर्टा में इंटर नहीं कर सकता है। ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी में इंटर नहीं कर सकता है, क्योंकि यह सेलुलर वाल्व दोनों जो होता है वो बंद होता है। तो एक्टिव कंडक्शन के लिए अब हमारा हार्ट काम करना शुरू करेगा। तो इस राइट एट्रियम में जो एसए नोड होता है, इस एसए नोड पर कार्डियक इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो होता है वह जनरेट होता है। यह कार्डियक इंपल्स हमारे लेफ्ट एट्रियम में बेसमेंट बंडल की सहायता से पहुंचा जाता है और कोरोनरी साइनस के वाल के द्वारा इसे पहुंचाता है राइट एट्रियम में। तो जब यहाँ पर एसए नोड का जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है एट्रियम के वाल में पहुंचता है, तो एट्रियम में कंट्रैक्शन शुरू होता है। ठीक है, तो इस एट्रियम में जो कंट्रैक्शन हुआ, तो अब राइट एट्रियम का जो कंट्रैक्शन शुरू हुआ सपोज, तो राइट एट्रियम का जो ब्लड है वह बाई फोर्स 70 to 80% तो पर ही आ गया था, बाई फोर्स जो होता है 20 to 30% ब्लड जो होता है फिर से राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। और उसी तरह से जब कंट्रैक्शन लेफ्ट एट्रियम में होगा, तो बाई प्रेशर कंट्रैक्शन होने के बाद एक प्रेशर जनरेट होता है, मींस यहां पर राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में हाई प्रेशर जोन बन जाता है और वह कंट्रैक्शन की सहायता से हाई प्रेशर जोन के चलते जो ब्लड होता है वह बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। कितना 20 to 30% ऑफ द ब्लड फिर से इसमें आकर के भर जाता है। पहले से 70 to 80% बिना प्रेशर का आ गया था, क्योंकि इसमें हाई प्रेशर था ल्यूमेन में, ब्लड वेसल ल्यूमेन में, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर था, रेस्ट कंडीशन में है, ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन था, बाइकस्पिड वाल्व ओपन था, इसलिए ब्लड जो है 70 to 80% ब्लड जो है वह राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया था। लेकिन उसके बाद ब्लड जो होता है अपने से इसमें नहीं आ पाता है, तो एसए नोड पर जो कार्डियक इंपल्स, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, उसकी सहायता से हमारे लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के वाल में कंट्रैक्शन शुरू होता है। उस कंट्रैक्शन की सहायता से इन दोनों में प्रेशर जो होता है वह हाई प्रेशर बनता है, मींस यह इलाका जो हो गया वह हाई प्रेशर जोन हो गया ब्लड के लिए ड्यू टू कंट्रैक्शन, और उसके सहायता से 20 to 30% जो ब्लड होता है वह भी हमारे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। यहां हम क्या बताए, ड्यूरिंग कंट्रैक्शन ऑफ द ऑरिकल या एट्रियम, जब कंट्रैक्शन होता है तो उसमें हाई प्रेशर जोन यहां बन जाता है, हाई प्रेशर जोन। तो इस हाई प्रेशर जोन से ब्लड जो होता है वह लो प्रेशर जोन की तरफ आएगा, क्योंकि अभी भी वेंट्रिकल जो होता है वह डायस्टोल की स्थिति में है, मींस यहाँ पर अभी भी लो प्रेशर जोन है। क्या है यहाँ पर अभी लो प्रेशर जोन है। तो इस तरह से हाई प्रेशर जोन के से लो प्रेशर जोन की तरफ जो है ब्लड मूव करेगा। अब आते हैं कि यहां से जो ब्लड मूव किया, तो लगभग 100% जो है कंसंट्रेशन यानी ब्लड जो होता है वह राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया।
बाय आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सिस्टोल, सिस्टोल जब पूरा कंप्लीट हो गया तो लगभग 100% ब्लड यहाँ आ गया, 100% ब्लड यहाँ आ गया। अब उसके बाद यह जो पोर्शन होता है वह डायस्टोल की स्थिति में आएगा। अब यह पोर्शन होता है डायस्टोल की स्थिति में आएगा, मीन्स यह जो है लेस होगा। उस समय जो ब्लड यहां पर आया हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल में, यहां पर टोटल ब्लड का अमाउंट जो होता है वह 130 ml 130 ml तक होता है। यानी एक चैम्बर में, वेंट्रिकल के एक चैम्बर में ब्लड का जो वॉल्यूम होता है लगभग 130 ml 130 ml एट द टाइम ऑफ द डायस्टोल, मीन्स रिलैक्सेशन की स्थिति में जब कंप्लीट हो जाता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम का कंट्रैक्शन, यानी सिस्टोल कंप्लीट हो गया। उस समय राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वह रिलैक्स की अवस्था में होता है, डायस्टोल की अवस्था में होता है। उस समय इसमें दोनों में ईच वेंट्रिकल में ब्लड का वॉल्यूम जो होता है वह जो है 130 ml होता है। इसको हम लोग कहते हैं इन डायस्टोलिक वॉल्यूम, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल ईच वेंट्रिकल में वह 130 ml होता है। ये अलग अलग ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ईच वेंट्रिकल में इन डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है वह 130 ml 130 ml ब्लड इसमें डायस्टोलिक कंडीशन में रहता है। जब अब इंड करेगा डायस्टोल मींस अब इसमें सिस्टोल शुरू होगा। इन डायस्टोलिक वॉल्यूम मींस क्या हो गया कि यह जो है अब यह सिस्टोल का रिलैक्सेशन की स्थिति में नहीं होगा। अब यहां से यह जो है वह सिस्टोल कंडीशन में आ जाएगा, डायस्टोलिक कंडीशन में अब नहीं रहेगा। तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे इन डायस्टोलिक वॉल्यूम, मींस डायस्टोल अब खत्म होने वाला है, इन होने वाला है। अब यह इसमें सिस्टोल होगा, मींस कंट्रैक्शन होगा इसके वाल में, इसीलिए इसको हम लोग इन डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं 130 ml। उसके बाद आते हैं इसके वाल में। अब जब जो यहां से SA नोड से इंपल्स जो जनरेट हुआ था वह एट्रियोवेंट्रिकल नोड बंडल की सहायता से AB नोड के पास उसका इंपल्स आता है। AB नोड में जो इंपल्स था वह इंपल्स बंडल्स ब्रांच के द्वारा सहायता से, यहां ये हो गया बंडल ऑफ हिस, इसको कहते हैं बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस जो होता है वह दो भाग में जाता है, बंडल ब्रांचेस, इसको हम लोग कहते हैं बंडल ब्रांचेस। ये पहले ही हम बता चुके हैं आप लोगों को, बंडल ब्रांचेस। बंडल ब्रांचेस की सहायता से यह राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। उसके बाद यह जो टूट जाता है किसमें, परकिंजे फाइबर्स में। परकिंजे फाइबर्स की सहायता से ये पूरे वेंट्रिकल्स को वह कार्डियक इंपल्स, इलेक्ट्रिक इंपल्स, एक्शन पोटेंशियल जो है वह पूरे कार्डियक हार्ट के वेंट्रिकल के वाल को मींस मायोकार्डियम को पहुंचा दिया जाता है। अब जब इस वेंट्रिकल में मींस राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब कंट्रैक्शन शुरू होता है, मींस सिस्टोल शुरू होता है। सिस्टोल को ही हम लोग अगर जनरल टर्म में कहेंगे इंग्लिश में तो कंट्रैक्शन कहते हैं। जब कंट्रैक्शन इसमें शुरू होता है, सिस्टोल शुरू होता है, तो उस समय इसका जो प्रेशर होगा मींस राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो चेंबर का जो प्रेशर होगा वह हाई जोन होता है। और उसके बाद इसमें से जो पल्मोनरी आर्टरी जो निकलती है, यह जो है पल्मोनरी आर्टरी, इसके ल्यूमन का जो प्रेशर होता है वह लो होता है। क्या होता है, लो प्रेशर जोन होता है। तो यहाँ पर परकिंजे फाइबर्स के द्वारा मायोकार्डियम ऑफ द वेंट्रिकल्स को इंपल्स पहुंचाया गया और उस इंपल्स की सहायता से जब कंट्रैक्शन शुरू होगा, सिस्टोल शुरू होगा, तो दोनों वेंट्रिकल में उस समय अंदर जो चेंबर होते हैं उसमें ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है। और यहाँ पर जो सेलुलर वाल्व की सहायता से एक पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल में से निकलती है और एक जो होता है एओर्टा जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है। यहाँ पर सेलुलर वाल्व होता है, ये चूंकि उसमें क्लोज था, तो जब इसमें प्रेशर बढ़ता है, हाई प्रेशर होता है, तब उस समय यहाँ जो है यह सेलुलर वाल्व जो होता है ओपन हो जाता है। यह सेलुलर वाल्व जब ओपन होगा तो ब्लड जो होता है हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ जो है मूव करेगा। और जिस समय सिस्टोल शुरू होता है
उसी समय जो है यह ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाता है, ताकि वेंट्रिकल से ब्लड का बैक फ्लो एट्रियम में न हो पाए। ध्यान सुनिएगा, जिस समय वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन शुरू होता है, सिस्टोल शुरू होता है, उस समय ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व होते हैं वो क्लोज होते हैं, ताकि इस ब्लड का बैक फ्लो फिर से एट्रियम में ना हो पाए, क्योंकि एट्रियम जो है वह डायस्टोल कंडीशन में आ चुका है। वहां भी ब्लड का जो प्रेशर है वह लो प्रेशर है, और अभी बताए थे आपको कि ब्लड जो होता है हमेशा हाई ब्लड प्रेशर जोन से लो ब्लड प्रेशर जोन की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ भी चूंकि रिलैक्स कंडीशन में आ गया है, उस समय ब्लड इधर भी मूव कर सकता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, इसलिए यहाँ जो होता है यह ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व इसी कंट्रैक्शन के प्रेशर के सहायता के चलते यह दोनों बंद हो जाता है, और बंद होने से इस वेंट्रिकल का जो ब्लड होता है वह बैक फ्लो होकर के एट्रियम में नहीं पहुंच जाए, इसके चलते यह बंद हो जाता है। उस समय चूंकि इसका डायस्टोलिक प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है बहुत ही हाई होता है, जिसकी सहायता से यह सेमिनल वाल्व जो दोनों होते हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये दोनों ओपन होते हैं और ब्लड जो होता है हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ, मींस पल्मोनरी आर्टरी की तरफ और एओर्टा की तरफ मूव करते हैं। तो फिर जब इसमें मूव कर जाते हैं ब्लड, तो फिर ये जो जगह है मींस वेंट्रिकल है वह फिर खाली हो जाता है, मींस अब जो है यह जो है डायस्टोल की स्थिति में आएगा। तो जब डायस्टोल की स्थिति में आएगा उस समय यह सेमिनल वाल्व जो होता है फिर से बंद हो जाता है, क्योंकि फिर से इसमें से जो ब्लड होगा, क्योंकि ब्लड जब यहाँ पहुंच गया तो इस ल्यूमेन में ब्लड का प्रेशर अधिक हो गया, इस ल्यूमेन में इस चैम्बर में ब्लड का प्रेशर लो हो गया, तो फिर से यह ब्लड बैक फ्लो ना हो सके, इसीलिए जो सेमिनल जो वाल्व होते हैं वो फिर से बंद हो जाते हैं, और यह जो वेंट्रिकल है वह रिलैक्स की अवस्था में आ जाएगा, डायस्टोल की अवस्था में आ जाएगा, और फिर से जो है ब्लड का साइकिल फिर से शुरू हो जाएगा। यानी फिर से इस सुपीरियर वेना कावा से ब्लड इसमें आएगा, इंफीरियर वेना कावा से ब्लड इसमें आएगा, फिर कोरोनरी साइन से ब्लड जो है राइट एट्रियम में आएगा, फिर पल्मोनरी वेन से जो ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और फिर जो है ये साइकिल इस तरह से चलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम दिया गया है कार्डियक साइकिल। इसीलिए इसका नाम दिया गया कार्डियक साइकिल, कि जो ब्लड वेसल्स जो हैं उनकी सहायता से ब्लड जो है एट्रियम में आया, एट्रियम से वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है वह फिर से हमारे सिस्टम में चला गया, और फिर जब सिस्टम में चला गया तो फिर जो हार्ट का जो 4 चैम्बर्स होते हैं उस समय रिलैक्स मूड में आ जाएंगे, रिलैक्स कंडीशन में आ जाएंगे, मींस डायस्टोल कंडीशन में आ जाएंगे, और फिर से हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है मींस डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट से होते हुए जो है इन सभी ब्लड वेसल्स की सहायता से ऑरिकल में फिर से पहुंचा दिए जाएंगे, और ये इस तरह से साइकिल जो होता है कंटिन्यूअस चलता रहता है, इसीलिए इस साइकिल का नाम हम लोग कार्डियक साइकिल कर दिए। तो इसमें इतने सारे इवेंट्स होते हैं। कुछ क्वेश्चन अभी भी इसमें चूंकि अभी हम साइकिल समझा रहे थे, इसलिए सिर्फ साइकिल पर हमारा ध्यान जो होता है विशेष रूप से केंद्रित था। इसमें से कुछ क्वेश्चन और बनेगा जो हम आपको भी बताएंगे। साइकिल समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं हम। अब आते हैं हम लोग कि जो बताए थे आपको कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ड्यूरिंग द इन, जब यह पूरी तरह से ब्लड इसमें फिल हो जाता है, पूरी तरह से जब ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में फिल हो जाता है, और टोटल ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वह 130 ml होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इन डायस्टोलिक वॉल्यूम। इसमें से जब यह कंट्रैक्शन शुरू होता है हमारे वेंट्रिकल्स में, फिर से सुनिएगा, हम दूसरा क्वेश्चन चूंकि कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो गया, हम दूसरा चीज पढ़ाने जा रहे हैं। अब इसमें बोलेंगे हम लोग कि ये जो ब्लड होता है 130 ml, सपोज इसमें 130 ml है, इसमें भी 130 ml है। इस वेंट्रिकल में ब्लड का वॉल्यूम जो होता है, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है वह 130 ml होता है एक समय में। जब यहां कंट्रैक्शन शुरू होता है तो यह ब्लड लगभग 70 to 80 ml जो ब्लड होता है वह ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल्स के कंट्रैक्शन के समय, राइट वेंट्रिकल हो या लेफ्ट वेंट्रिकल हो, दोनों वेंट्रिकल के कंट्रैक्शन के समय इसमें से 130 ml में से जो ब्लड होता है कुछ पार्ट जो होगा वह सेमिनल वाल्व से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी में आएगा और एओर्टा में आएगा। वह एक बार में सिस्टोल जब होता है उस समय एक बार में कितना वॉल्यूम ब्लड आता है, तो लगभग 70 to 80 ml जो ब्लड होता है वह पहुंचता है पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा में।
इस वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वॉल्यूम को क्या कहेंगे हम लोग? स्ट्रोक वॉल्यूम। मीन्स वेंट्रिकल में, इच वेंट्रिकल में इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है वह 130 ml होता है। मीन्स वह डायस्टोल की स्थिति में जब खत्म इंड होने वाला डायस्टोल जब सिस्टोल शुरू होने वाला की स्थिति में होता है उस समय इन दोनों में, इस वेंट्रिकल में 130 ml ब्लड होता है। जब कंट्रैक्शन शुरू होगा तो जो स्ट्रोक बनता है, जो प्रेशर बनता है, उस प्रेशर से 70 to 80 ml जो ब्लड होता है वह बाहर के सर्कुलेटरी सिस्टम में इंटर करता है, दोनों वेंट्रिकल के द्वारा, इच वेंट्रिकल के द्वारा अलग अलग। उसको हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे और वह जो अमाउंट होता है वह 70 to 80 ml होता है। अब कहेंगे कि 130 ml ब्लड में से सिर्फ 70 to 80 ml ब्लड ही स्ट्रोक वॉल्यूम की सहायता से वह जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में इंटर करता है। तो बाकी डिफरेंस कितना बच गया? तो बाकी डिफरेंस बच गया 50 to 60 ml ऑफ ब्लड। 50 to 60 ml ऑफ ब्लड उस समय भी इसमें बचा होता है। आफ्टर द 50 to 60 ml ब्लड जो होता है वो बचा होता है आफ्टर द एंड ऑफ द कंट्रैक्शन सिस्टोल। तो इसको हम लोग कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो इन डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है वह जो है 130 ml होता है। इन डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वह 130 ml होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वह 70 to 80 ml होता है और इन सिस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है वह 50 to 60 ml होता है। याद हो गया तीनों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी ईयर में नेट के एग्जाम से पूछेगा। कभी ये पूछ देगा, कभी ये पूछ देगा, कभी ये पूछ देगा। स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो वेंट्रिकल का कितना होता है? 70 to 80 ml। इन डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है 130 ml और इन सिस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है वह 50 to 60 ml। अब यहां आते हैं फिर, तो सिस्टोल होने के बाद भी हमारे वेंट्रिकल में 50 to 60 ml ब्लड जो होता है वह रह जाता है। इसे हम लोग कहते हैं इन सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब हम लोग आएंगे कार्डियक साउंड। एक टर्म है कार्डियक साउंड। उम्मीद करते हैं कार्डियक साइकिल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं, इसी में एक टर्म आता है, इसी कार्डियक साइकिल के दौरान ही वह घटना घटित होती है, उसको हम लोग कहते हैं हार्ट साउंड। हार्ट साउंड, इसको बोलेंगे हम लोग हार्ट साउंड। दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, दिस इज द राइट वेंट्रिकल और दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। रिलैक्स की अवस्था में, जब सिस्टोल की अवस्था में यह हार्ट होता है, सॉरी डायस्टोल की अवस्था में जब यह हार्ट होता है, मीन्स जब रिलैक्स की अवस्था में होता है, तो उस समय यह जो हार्ट है उसका ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होता है, पहले बता चुके हैं। अब जब इसमें वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है तो उस समय इस वेंट्रिकल के सिस्टोल यानी कंट्रैक्शन के प्रेशर के चलते यह जो होता है ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व अचानक जोर से बंद होता है। तो जब बंद होता है तो इसमें से एक साउंड निकलता है, उस साउंड को हम कहते हैं S1 साउंड। S1 और S2, S1 साउंड क्या कहते हैं उसको? S1 साउंड। यानी जिस समय वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है तो सिस्टोल होने से यहां पर एक मींस कंट्रैक्शन होने से एक प्रेशर जनरेट होता है। उस प्रेशर के सहायता से यह ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व अचानक बंद होता है। तो जब दो दरवाजा अचानक एक साथ बंद कीजिएगा तो एक साउंड उत्पन्न होगा, तो उसी साउंड को हम लोग S1 साउंड कहते हैं। इसको हम लोग एक टर्म देते हैं लब। लब, इस साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, कहेंगे लब। जब हम लोग स्टेथोस्कोप की सहायता से सुनते हैं तो यह लब साउंड जो होता है मींस S1 साउंड वह हमको सुनाई देता है। तो हम लोग इसको S1 साउंड का है या इसको हम लोग लब कहते हैं। कब ये साउंड उत्पन्न होता है? तो जब वेंट्रिकल में कंट्रैक्शन होता है, सिस्टोल होता है, तो उसके प्रेशर से ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व अचानक से बंद होता है और बंद होने से एक आवाज उत्पन्न होता है, उसे हम S1 साउंड कहते हैं। उसी को हम लोग लब साउंड भी कहेंगे। उसके बाद जिस समय कंट्रैक्शन से ये बंद हुआ, बंद होने के बाद ब्लड जो होता है
वह मूव करता है सेमिलर भाल्व की सहायता से, वह मूव करता है कहां पर, पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा में। तो यह खुला, खुलने के बाद यह ब्लड जो होता है इसमें इंटर कर गया, सेमिलर भाल्व ओपन हो गया, ब्लड इंटर कर गया। ब्लड के इंटर करने के बाद माने सिस्टोल जब खत्म होता है, जब डायस्टोल आएगा, तो उस समय चूंकि ब्लड प्रेशर जो होता है वह पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा में उस समय अधिक हो जाता है, और यह चूंकि डायस्टोल के कंडीशन में आएगा तो इसमें प्रेशर जो होता है वह लो होता है। तो अचानक जो होता है इस ब्लड प्रेशर के चलते यह सेलुलर भाल्व जो होता है वह बंद हो जाता है, ताकि इस पल्मोनरी आर्टरी से फिर ब्लड जो है बैकफ्लो ना हो जाए, या एओर्टा से ब्लड जो है फिर बैकफ्लो होकर के वेंट्रिकल में ना चल जाए। तो उस समय अचानक सेलुलर भाल्व जब बंद होता है तो इसमें से एक आवाज निकलता है, उस आवाज को हम लोग कहते हैं S2 साउंड, उसको कहते हैं हम लोग S2 साउंड, ठीक है। और इसी को हम लोग डब भी कहते हैं, डब, DUB। तो इस तरह से लब और डब दो तरह का साउंड निकलता है। जब हम लोग स्टेथोस्कोप से सुनेंगे तो ये स्पष्ट हम लोग को सुनाई देता है, इसी को हम लोग हार्ट साउंड कहते हैं। तो ड्यूरिंग क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड भाल्व S1 साउंड निकलता है, जिसे हम लोग लब कहते हैं, और ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ द सेलुलर भाल्व साउंड निकलता है, जिसे हम लोग S2 साउंड कहते हैं, डब कहेंगे, लब एंड डब। यह हम कब सुन सकते हैं, जब हम लोग स्टेथोस्कोप से किसी पेशेंट को या किसी पर्सन को जब एग्जामिन करते हैं तो यह साउंड जो है हमें अपने कान से हम लोग हर्ट कर पाते हैं। हार्ट से कुछ और भी साउंड निकलता है, जैसे मरमर साउंड। तो यह मरमर साउंड जो है हार्ट में कोई डिजीज आता है, कोई कॉम्प्लिकेशन आता है, जैसे स्टेनोसिस हुआ या हार्ट का कोई सेप्टल डिजॉर्डर हो गया, तो उस कंडीशन में कुछ मरमर साउंड उत्पन्न होता है। तो हम लोग उसको अभी हार्ट अपने स्टेथोस्कोप से ही सुन सकते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो जब सुनते हैं तो इसमें से हम लोग बाइफर्केट कर लेते हैं कि कौन साउंड जो है वह S1 और S2 है और कौन कौन सा मरमर साउंड है। जब आप डॉक्टर बनेंगे तो उसमें स्टेथोस्कोप से सुनने से स्पष्ट समझ में आ जाता है कि दिस इज द एब्नॉर्मल साउंड, मींस दिस इज द मरमर साउंड अदर देन S1 एंड S2, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे, एक और टर्म होता है कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेशन, मीन्स कार्डियक यानी हार्ट के एक्टिविटी को कैसे रेगुलेट किया जाता है, इसके विषय में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां भी आएगा कुछ। पहले ही बताए हैं आप लोगों को, SA नोड की सहायता से हार्ट में इंपल्स जो होता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स जो होता है, वह ट्रांसफर किया जाता है मायोकार्डियम में। तो यह एक सेंटर हो गया। हार्ट एक मायोजेनिक स्ट्रक्चर है। क्या है? मायोजेनिक स्ट्रक्चर, मीन्स हार्ट जो है मसल से बना होता है और मसल से ही उसके फंक्शन को, उसके एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, इसीलिए हार्ट को हम लोग मायोजेनिक कहेंगे। तो SA नोड से कार्डियक इंपल्स जो ट्रांसफर होता है हमारे हार्ट के चेंबर्स को, वो पहले कहां से रेगुलेट होता है, उसी के विषय में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो न्यूरल सेंटर, हार्ट का न्यूरल सेंटर कहां होता है? तो ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगाटा में, मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का एक पीछे का जो पोर्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा। उसी मेडुला ऑब्लोंगाटा, जो वही मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है, वह कार्डियक न्यूरल सेंटर है, जहां से एक इंफॉर्मेशन आता है, वहां से एक क्या बोलिएगा, सिग्नल आता है। वह सिग्नल जो है SA नोड को कार्डियक इंपल्स जनरेट, क्योंकि यह ऑटोमेटिक है, इसमें किसी का कंट्रोल नहीं होता है, यह इनवॉलंटरी है, अपने आप स्वतः होता है। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा से दो तरह के जो है सिग्नल आते हैं। एक सिग्नल होता है, कंट्रोल होता है, वह NS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो तरह का है। एक होता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। यह दो तरह का जो इसमें प्रोसेस, सॉरी, दो तरह का जो पार्ट है, दो पार्ट इसका होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, सिंपैथेटिक और
पारासिम्पथेटिक। सिंपैथेटिक नर्व्स जो निकलेंगे और पारासिम्पैथेटिक नर्व निकलेंगे, ये दोनों कैसे कैसे कार्य करते हैं ये हम बताएंगे। तो सिंपैथेटिक जो नर्व निकलते हैं, ये नर्व्स जो होते हैं हमारे हार्ट के रेट को, यानी हार्ट बीट को बढ़ाते हैं, ये इंक्रीज करते हैं। ये जो है हार्ट बीट को इंक्रीज करते हैं। और पारासिम्पैथेटिक जो नर्व्स होते हैं वे हार्ट बीट को डिक्रीज करते हैं। हार्ट बीट को क्या करते हैं? वो डिक्रीज करते हैं। सिंपैथेटिक नर्व्स सिग्नल जब आता है तो यह जो है हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, और पारासिम्पैथेटिक नर्व से जो सिग्नल आता है वह हमारे हार्ट बीट को डिक्रीज करता है। इतना ही नहीं, हार्ट बीट इंक्रीज होने से कार्डियक आउटपुट जो होता है वह बढ़ता है, और हार्ट से जो ब्लड का जो वॉल्यूम जो होता है वह अधिक से अधिक निकलता है, और कंट्रैक्शन का जो स्ट्रेंथ होता है वह भी ज़्यादा होता है हार्ट बीट बढ़ने से। मीन्स सिंपैथेटिक नर्व फाइबर जो होते हैं, जो सिग्नल देते हैं, उस सिग्नल की सहायता से हार्ट बीट बढ़ता है, स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ता है, तथा उसके साथ साथ कार्डियक आउटपुट भी बढ़ता है। और पारासिम्पैथेटिक नर्व से जो सिग्नल निकलते हैं उसकी सहायता से हार्ट बीट डिक्रीज होता है, और कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा, और कंट्रैक्शन का जो स्ट्रेंथ होगा वह भी कम होगा। इस तरह से यही नहीं, सिर्फ एएनएस के द्वारा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा ही कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेट नहीं की जाती है। इसके साथ साथ एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट से भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, उनके भी द्वारा कार्डियक एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है या रेगुलेट किया जाता है। उसमें से एक हार्मोन निकलता है, एक हार्मोन को हम कहते हैं एड्रीनलिन हार्मोन, और दूसरा का नाम होता है नॉरएड्रेनालिन। इसी को कहते हैं इपिनेफ्रिन। इसका एक और नाम होता है इपिनेफ्रिन, और इसको कहते हैं नॉरएपिनेफ्रिन। तो किसी किसी बुक में यह भी लिखा हुआ है। तो एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट से, यानी मेडुलरी एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं, एड्रेनालिन और इपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनालिन या नॉरएपिनेफ्रिन। इसकी सहायता से भी कार्डियक जो हार्ट बीट होता है वह इंक्रीज होता है, कंट्रैक्शन का स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, तथा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेट कहां से होता है? तो कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेट होता है हमारे एक न्यूरल सेंटर से, जिसका नाम होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। वहां से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा दो तरह के नर्व्स निकलते हैं। एक का नाम होता है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स, दूसरे को हम कहते हैं पारासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स। सिंपैथेटिक नर्व फाइबर से जो सिग्नल निकलता है उसके द्वारा हार्ट बीट को इंक्रीज किया जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्रैक्शन को बढ़ाया जाता है, तथा कार्डियक आउटपुट भी अधिक होता है। और पारासिम्पैथेटिक में आएंगे तो पारासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर का जो सिग्नल आता है उससे हार्ट बीट डिक्रीज होता है, स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्रैक्शन वो भी डिक्रीज होता है, तथा कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होता है। उतना ही नहीं, कार्डियक आउटपुट जो होता है, कार्डियक एक्टिविटी जो है वह रिलेट होता है मेडुलरी एड्रिनल ग्लैंड के सहायता से भी। मींस एड्रिनल ग्लैंड का जो मेडुला पार्ट होता है उससे भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, उनके द्वारा भी कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है। वह हार्मोन कौन कौन से हैं? इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। इन दोनों के द्वारा भी कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है। जैसे हार्ट बीट इंक्रीज होता है, स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्रैक्शन इंक्रीज करता है, तथा कार्डियक आउटपुट जो होता है वह बढ़ता है। यह रहा कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेशन। एक टर्म इसी के दौरान एक और अभी आया, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट मीन्स हुआ कि ड्यूरिंग द सिस्टोल कंडीशन ऑफ द वेंट्रिकल के एक बार राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इच वेंट्रिकल के कंट्रैक्शन के समय, मीन्स जब सिस्टोल होता है मीन्स कंट्रैक्शन होता है, तो उसमें एक ब्लड का एक वॉल्यूम निकलता है।
उसको हम लोग एक कहते हैं स्टॉक वॉल्यूम। तो टोटल जो ब्लड निकलता है उसमें से अगर हम लोग कार्डियक आउटपुट कहेंगे तो क्या है, कार्डियक और इसी के दौरान कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट जो देखेंगे, कार्डियक आउटपुट जो है वह इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्टॉक वॉल्यूम, हार्ट रेट इनटू स्टॉक वॉल्यूम। अब इसमें टर्म आ गया है हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या है, तो हार्ट रेट जो है वह मनुष्य का, हम लोग का जो हेल्दी जो मन है उसमें हार्ट रेट जो होता है वह 60 to 100, इसको हम लोग नॉर्मल एवरेज मानते हैं, नॉर्मल मानते हैं कि 60 to 100 अगर पर मिनट हार्ट बीट रहेगा तो उसे हम लोग नॉर्मल मानते हैं। अगर एवरेज में कहेंगे तो एवरेज में हार्ट रेट जो होता है यानी हार्ट बीट जो होता है वह 70 पर मिनट होता है, यानी एक मिनट में 72 हार्ट बीट आता है जब हम लोग फील करते हैं रेडियल आर्टरी को देख करके। तो इस तरह से हार्ट बीट जो है वह 72 पर मिनट होता है, लेकिन हम लोग अगर रेंज लेंगे तो 60 to 100 तक हो सकता है ये। तो हार्ट रेट यह जो है हार्ट बीट को ही हम लोग हार्ट रेट कहते हैं, यानी हर एक मिनट में हार्ट में जो होता है कितने बार ये इवेंट्स जो होता है ऐसे साउंड S1 साउंड और S2 साउंड जो होता है उत्पन्न होता है। स्टॉक वॉल्यूम पहले से बता चुके हैं कि स्टॉक वॉल्यूम क्या है, कि एक बार जब वेंट्रिकल सिस्टोल करता है मीन्स कंट्रैक्ट करता है तो उसमें एक स्टॉक में जो ब्लड आउट होता है उसे हम लोग स्टॉक वॉल्यूम कहते हैं। वह जो था 70 to 80 ml ब्लड जो है एक बार में आता है। अगर हार्ट रेट को हम लोग सेकेंड में बांटते हैं तो एक बीट जो होता है लगभग 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होता है। 1 बीट जो होता है वह 1.8 सेकेंड में एक बीट जो होता है कंप्लीट होता है। मीन्स सिस्टोल एंड डायस्टोल जो हार्ट का है वह एक जो पूरा साइकिल होता है वह 0.8 सेकेंड में एक पूरा हो जाता है। इस तरह से एक 72 बीट जो होता है एक मिनट में कंप्लीट होता है। तो उस समय कितना ब्लड एक बीट में मीन्स 1.8 सेकेंड में एक बीट होता है, यानी टोटल जो है 172 जो हार्ट रेट होता है इनटू स्टॉक वॉल्यूम लगभग 70 to 80 ml होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कितना हार्ट से कितना वॉल्यूम एक मिनट में हार्ट से कितना वॉल्यूम ब्लड बाहर निकलता है, इसी को कहेंगे हम लोग कार्डियक आउटपुट। मीन्स एक मिनट में हार्ट के द्वारा कितना ब्लड निकाल करके सर्कुलेटरी सिस्टम में यानी हार्ट से बाहर निकाला जाता है, उसी को हम लोग कार्डियक आउटपुट कहते हैं एक मिनट में। तो हार्ट रेट हम देख लीजिए कि 72 है और स्टॉक वॉल्यूम जो है 70 है, तो लगभग जो होता है वह 5000 ml मीन्स 5 लीटर जो ब्लड होता है अप्रोक्स कार्डियक आउटपुट का वॉल्यूम है। यानी कार्डियक आउटपुट जो होता है वह लगभग 5 लीटर एक हेल्दी मनुष्य के हार्ट से 5 लीटर ब्लड जो होता है एक मिनट में वह हार्ट से निकल करके हमारे सिस्टम में पहुंचता है। अब ये हुआ आपका कार्डियक आउटपुट, समझ गए होंगे याद, हम उम्मीद करते हैं। कार्डियक आउटपुट मीन्स इक्वल टू होता है हार्ट रेट इनटू स्टॉक वॉल्यूम। हार्ट रेट मीन्स 0.8 सेकेंड में एक बीट कंप्लीट होता है, मीन्स एक सिस्टोल और डायस्टोल कंप्लीट हो जाता है। तो 72 बीट्स जो होता है वह एक मिनट में, तो एक मिनट में 72 बीट्स हुआ और एक बीट में लगभग 70 to 80% जो ml जो ब्लड होता है वह एक स्टॉक वॉल्यूम में निकलता है। तो इस तरह से टोटल अगर कार्डियक आउटपुट हम कहेंगे एक मिनट में तो वह है 5 लीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कई क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है या चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये कैसे बनता है, तो जिस समय एट्रियम सिस्टोल करता है और डायस्टोल करता है, वो ध्यान से सुनिएगा, एकदम इजी है, कहीं इसमें कोई आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं समझ में आएगा, एकदम इजी है, सुन लीजिएगा याद हो जाएगा। जिस समय एट्रियम कॉन्टैक्ट करता है माने कंट्रैक्शन होता है उसमें, या सिस्टोल की कंडीशन में आता है, जब सिस्टोल होता है एट्रियम में, उस समय
डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम होता है, मींस उस समय जो एक्शन पोटेंशियल होता है वह डीपोलराइज हो जाता है। डीपोलराइज होने से उसमें जो ईसीजी पर एक जो ग्राफ बनता है वह ग्राफ P, सपोज दिस इज द ईसीजी, इस पर एक ग्राफ बनता है, इसको P कहते हैं, ये हो गया P। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में एट्रियम के कंट्रैक्शन के समय मींस सिस्टोल के समय जो एक्शन पोटेंशियल होता है वह डिप्लॉय होता है और उसे हम लोग ईसीजी में P के रूप में डिनोट करते हैं। कितना आसान है, बहुत आसान है। ड्यूरिंग द एट्रियम कंट्रैक्शन ऑफ द एट्रियम मींस सिस्टोल, जब एट्रियम सिस्टोल करेगा उस समय हार्ट के एक्टिविटी के दौरान एक्शन पोटेंशियल जो होता है वह डिप्लॉय होता है एट्रियम पर और वह बनाता है P, एक वेव निकलता है, यह जाके P बनाता है। इलेक्ट्रोकार्डियम का कार्डियोग्राफ का एक ग्राफ बनाएंगे तो उसमें P बनता है। उसके बाद जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है, जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है यानी कंट्रैक्शन होता है तो उस समय वेंट्रिकल के ऊपर वह एक्शन पोटेंशियल डिपोलराइज होगा और वह डिपोलराइज होकर करके QRS कॉम्प्लेक्स बनाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है वह कहां से बनता है? ड्यूरिंग द वेंट्रिकल सिस्टोल, यानी वेंट्रिकल का जब सिस्टोल होता है उस समय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में आप देखेंगे जो ग्राफ बनता है उसमें QR कॉम्प्लेक्स जो होता है वह बनता है इस तरह से, इस रूप में आप देखे होंगे ईसीजी में। तो यह हो गया Q, यह हो गया R, यह हो गया S, PQRS। P बना है ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ द एट्रियम एंड डिपोलराइजेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल ऑन द एट्रियम। और वेंट्रिकल के सिस्टोल के समय जो होता है वह एक्शन पोटेंशियल डिपोलराइज हो जाता है वेंट्रिकल में और उस समय QRS कॉम्प्लेक्स बनता है जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हम लोग इस रूप में देख सकते हैं। जब वेंट्रिकल डायस्टोल करता है, जब वेंट्रिकल डायस्टोल करता है उस समय एक्शन पोटेंशियल रिपोलराइज होता है वेंट्रिकल पर। जिस समय वेंट्रिकल डायस्टोल की स्थिति में होता है, रिलैक्स की स्थिति में होता है, उस समय एक्शन पोटेंशियल जो होता है वेंट्रिकल पर रिपोलराइज होता है। यहां पर क्या हुआ था? डिपोलराइज, पोलराइजेशन, और यहां पर क्या होता है? रिपोलराइजेशन, पोलराइजेशन। इसको हम लोग कहते हैं डिपोलराइजेशन अथवा रिपोलराइजेशन। मींस डायस्टोल के समय रिपोलराइजेशन होता है और सिस्टोल के समय जो होता है डिपोलराइजेशन होता है। तो इस तरह से ड्यूरिंग द सिस्टोल कंडीशन ऑफ द एट्रियम P वेव बनता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जब जो ग्राफ बनाएंगे डिपोलराइजेशन होता है एट्रियम पर, उस समय बनता है P, और ड्यूरिंग द सिस्टोल कंडीशन ऑफ द वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन occurs on the ventricle and from the QRS complex in the electrocardiogram, and during the diastole condition of the ventricle the action potential repolarize at the ventricle and form the T wave in the electrocardiogram। ये होता है आपका T wave, this is the T, PQRST। फिर से सुन लीजिए, ध्यान से याद हो जाएगा एक बार और। एट्रियम पर जब सिस्टोल होता है मींस कंट्रैक्शन होता है जब एट्रियम का, उस समय एक्शन पोटेंशियल डिपोलराइज होता है एट्रियम के ऊपर और वह बनाता है P ऑन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के ग्राफ के ऊपर एक P वेव बनाता है। तो यह जो है इस रूप में नोट किया जा सकता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के रूप में। अब आते हैं ड्यूरिंग द वेंट्रिकल सिस्टोल, यानी जब वेंट्रिकल सिस्टोल करता है उस समय एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकल के ऊपर डिपोलराइज होता है और वह बनाता है QRS कॉम्प्लेक्स, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हम इस रूप में डिनोट कर सकते हैं QRS कॉम्प्लेक्स के रूप में। और जब वेंट्रिकल डायस्टोल करता है उस समय एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकल के ऊपर रिपोलराइज होता है और उस समय T वेव बनता है जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हम लोग इस रूप में दर्शा सकते हैं। तो ये हुआ
आज का चैप्टर कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इसके लिए आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें और उसके साथ साथ कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके कमेंट के ऊपर कुछ विशेष रूप से कुछ सुझाव के जो आपका होगा उसको अपने दिमाग में रख करके हम आगे की वीडियो को और विस्तृत और अच्छी तरह से बना सकें। धन्यवाद।